Today we are going to start with chapter number 3. The name of the chapter is Tools of Financial Statement Analysis, Comparative Statements and Common Size Statement. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट टूल्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 ही टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किनका क्या मतलब होता है। Analysis of financial statements is a systematic process of analyzing and evaluating the relationship between components or elements or items of the financial statements for the better understanding of the financial position, profitability, operating efficiency, and growth potential of the business. Analysis of financial statements का मतलब है कि एक systematic process है जिसमें हम हर एक आइटम को, हर एक कंपोनेंट को, हर एक एलिमेंट को समझते हैं, एनालाइज करते हैं। मतलब जितनी भी आइटम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन होती है, हम हर एक आइटम को डिटेल में समझते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट कि हमें उस आइटम की प्रॉपर समझ लग सके कि इसकी क्या पोजीशन है। मतलब ये आइटम इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने से क्या फ़ायदा, डिक्रीज होने से क्या नुकसान, उसके बारे में हम देख सके। हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लग सके। जब हम हर एक आइटम को डिटेल में समझेंगे, हर एक आइटम का इफेक्ट समझेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कंपनी कितने की प्रॉफिट में जा रही है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कि कंपनी जितने भी अपनी एक्टिविटीज़, जितने भी अपनी परफॉर्मेंस कर रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या हम अपने ऑपरेशन एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, कि जब हम हर एक आइटम को डिटेल में एनालाइज करेंगे, समझेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, नहीं करेगी, कितना ग्रो कर सकती है। सो दिस इज अबाउट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो इन नटशल हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे आइटम्स, जिसको आप एलिमेंट्स बोल लें, जिसको आप कंपोनेंट्स बोल लें, जितनी भी आइटम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट होती है, हम हर एक आइटम को स्टडी करते हैं सो दैट कि उस आइटम के बारे में हमें पता लग सके, उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें और उसका इफेक्ट कंपनी में क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट को हम समझ सकें। देन इट इज़ टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि क्या क्या टूल्स या जिसको हम टेक्निक्स भी बोल सकते हैं हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। सो देयर आर 4 डिफरेंट टूल्स। द वेरी फर्स्ट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर एक टूल को हम इस बुक में स्टडी करेंगे। रेशियो एनालिसिस का एक सेपरेट चैप्टर है, उसको वहाँ डिस्कस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी एक सेपरेट चैप्टर है, उसको वहाँ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ कंपैरेटिव और कॉमन साइज के बारे में पढ़ेंगे। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसको भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सिमिलरली कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसमें भी 2 बाइफर्केशंस है, 2 सब पार्ट्स हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो इस चैप्टर में हमने सिर्फ कंपैरेटिव और कॉमन साइज के बारे में पढ़ना है। कंपैरेटिव के दोनों आइटम्स के बारे में, बैलेंस शीट और P&L के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरली कॉमन साइज के भी 2 पार्ट्स हैं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L, उसको भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट टूल इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सबसे पहले इसका मीनिंग डिस्कस करें। इट मीन्स अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स और आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2 और मोर ईयर्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम कंपैरिजन करके स्टडी करते हैं हर एक आइटम को या हर एक एलिमेंट को या हर एक कंपोनेंट को, चाहे वो बैलेंस शीट की हो, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की हो। हमें 2 और मोर ईयर्स के डाटा जो है हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। हमने 2 या जितने भी हमें ईयर्स गिवन है, हम हर एक आइटम को कंपेयर करते हैं उनके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, कि पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल
किस आइटम में कितना चेंज आया है। जब उनके चेंज के बारे में हम स्टडी करते हैं मतलब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हॉरिजेंटल एनालिसिस, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम देखते हैं पिछले साल क्या हुआ, इस साल क्या हुआ, अगर नेक्स्ट ईयर होगा तो उसमें क्या होगा। सो इट इज़ अ हॉरिजेंटल एनालिसिस कि हम एक हॉरिजेंटल वे में जो है कुछ ईयर्स को लेकर डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। हेयर इज़ द फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कंपैरेटिव भी दो तरह की है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको क्वेश्चन में कंपैरेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो फॉर्मेट विल बी सेम। अगर आपको बैलेंस शीट आएगी तो हम लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च वट एवर द ईयर इज गिवन। और अगर आपको P&L आता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L आता है तो हम लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। सो यहाँ हेडिंग उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। अगर बैलेंस शीट होगी तो बैलेंस शीट लिख देंगे और अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L होगा तो स्टेटमेंट ऑफ P&L लिख देंगे, बट फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं आएगी। द वेरी फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, देन इट इज नोट नंबर। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नोट नंबर क्या होते हैं। जब किसी आइटम की डिटेल आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होती है तो उसको हम नोट नंबर बोलते हैं। देन इट इज प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। आपको कम से कम 2 साल के डाटा तो हमेशा गिवन ही होगा जिसको हमने स्टडी करना है। सो जो सा भी प्रीवियस ईयर होगा उसको आप पहले लिख दें। देन जो करंट ईयर होगा दैट इज टू बी रिटन इन दिस कॉलम, फॉर एग्जाम्पल 2019, 2020। देन इट इज एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है कि हम हर एक आइटम को स्टडी कर रहे हैं और हम ये स्टडी कर रहे हैं कि वेदर द आइटम हैज़ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, कि वो आइटम की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमने इसको हमने C बोला है तो C कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, B माइनस A। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कुछ भी यहाँ लिख दूँ कि वैल्यू है 1 लाख पहले और बाद में वैल्यू होगी 2 लाख की, तो मतलब इस साल उसकी वैल्यू 2 लाख है, पहले उसकी वैल्यू थी 1 लाख, तो कितना चेंज आ गया 1 लाख, और ये वैल्यू इंक्रीज हुई है 1 लाख से तो ये पॉजिटिव शो कर दी। और अगर रिवर्स हो जाए, पहले था 2 लाख अब हो गया 1 लाख, तो मतलब कम चेंज आया है। कितना चेंज आया है 1 लाख का, वैल्यू कम हो गई है तो इसको हमने नेगेटिव दिखाता। सो चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, हम डिफरेंस करके B माइनस A करके ये एब्सोल्यूट चेंज को ढूंढ लेंगे। अगर तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो सिंपल लिख लो, और अगर नेगेटिव आ रही तो उसको ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, देन लास्ट कॉलम इज परसेंटेज चेंज। इसमें भी हम परसेंटेज के बारे में स्टडी करते हैं और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हमने D कॉलम बोला है। कैसे कैलकुलेट होगा, C मतलब एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय A मतलब प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये फर्स्ट वैल्यू ली है तो इसका C में क्या आंसर आया है 1 लाख। 1 लाख हमने ऊपर लिखा डिवाइडेड बाय कॉलम A, देन इट इज 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 1 लाख की कटिंग होगी तो आंसर आ गया 100। फाइन, सो ये फॉर्मेट है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, चाहे बैलेंस शीट आए चाहे स्टेटमेंट ऑफ P&L आए, ये फॉर्मेट की हेडिंग कंपैरेटिव में चेंज नहीं होगी। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। प्रीवियस ईयर को A बोल दिया, करंट ईयर को हमने B बोल दिया। C कैसे कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज B माइनस A। देन इट इज परसेंटेज, D कॉलम बोला, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, C ओवर A मल्टीप्लाई 100 मतलब एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? सो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ भी फर्दर डिस्कस करते हैं। Illustration number 1 of chapter number 3. From the following balance sheet of Axis Limited as at 31st March 2020,
प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड द बैलेंस शीट इज गिवन। ये आपको क्वेश्चन गिवन है एक, जिसमें आपको बोला गया है कि आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है और दिस इज द क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो ये हमें पहले ही अरेंज होके बैलेंस शीट बनी हुई है। अगर बनी है तो ठीक है, अगर नहीं बनी होती तो हम खुद बना लेते, ठीक है। देन नोट नंबर, किसी की कोई डिटेल नहीं है। देन 2020 इज गिवन एंड 2019 इज गिवन। सो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? पर्टिकुलर्स पहला कॉलम है हमारा, नोट नंबर सेकंड कॉलम है। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर लिखते हैं। सो इन दोनों में से प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 31 मार्च 2019। सो हमने लिख लिया 31 मार्च 2019। देन हम लिखते हैं करंट ईयर, तो करंट ईयर कौन सा हो गया? 31 मार्च 2020। सो लिख लिया 31 मार्च 2020। देन कॉलम सी जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। देन कॉलम डी जिसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज। फॉर्मेट रेडी हो गया। अब पर्टिकुलर्स में जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन है, ये प्रॉपर हेड सब हेड के साथ बनी हुई है, आपको खुद फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। सो जो पर्टिकुलर्स वाला कॉलम है इसको सोल्यूशन में हमने बिल्कुल सेम ही कॉपी पेस्ट कर लिया, बिल्कुल सेम, क्योंकि पहले ही बैलेंस शीट बनी हुई है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नोट नंबर नहीं है इस क्वेश्चन में तो ब्लैंक छोड़ दिया। देन सबसे पहले हमने प्रीवियस ईयर 2019 की वैल्यू लिखनी है, देन 2020 की वैल्यू लिखनी है। सो हमने 2019 और 2020 की वैल्यू लिख ली। सो ये इतनी इन्फॉर्मेशन ये तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल गई। सो ये भी आपको बनी बनाई थी, आपने लिख लिया। पहले आपने प्रीवियस ईयर लिख लिया, देन आपने करंट ईयर लिख लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट चेंज, जिसका फॉर्मेट है बी माइनस ए। सो इस साल वैल्यू होगी है इक्विटी शेयर कैपिटल की 18 लाख, पहले थी 12 लाख। सो 18 लाख माइनस 12 लाख 6 लाख, वैल्यू बढ़ गई है, पॉजिटिव हो गई। देन सिक्योर्ड लोन 8% डिबेंचर, पहले थे 6 लाख अब भी हैं 6 लाख, कोई इंक्रीज नहीं कोई डिक्रीज नहीं, सो हमने हाइफन लगा दिया। ट्रेड पेबल अब हो गए हैं 6 लाख के, पहले थे 3 लाख के, सो वैल्यू में इंक्रीज आया है। कितना इंक्रीज आया है? 3 लाख, तो पॉजिटिव लिख दिया। देन इट इज टोटल, अब टोटल बन रहा है लाइबिलिटी का 30 लाख, पहले था 21 लाख, सो फिर वैल्यू में इंक्रीज आया है। कितना इंक्रीज आया है? 9 लाख। 30 लाख माइनस 21 लाख 9 लाख। देन कमिंग टू एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट्स अब हो गए हैं 18 लाख, पहले थे 15 लाख, सो फिर इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ? 3 लाख, दैट इज 18 लाख माइनस 15 लाख। सिमिलरली ट्रेड पेबल 10 अब हो गए हैं, पहले 5 थे, 5 लाख का इंक्रीज आया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 2 लाख थे, पहले 1 लाख थे, तो फिर इंक्रीज आया है 1 लाख तक, 1 लाख लिख लिया। देन टोटल, अब एसेट का टोटल हो गया 30 लाख, जो पहले था 21 लाख, फिर इंक्रीज आया है 9 लाख। ठीक है, सो एब्सोल्यूट चेंज हमने ढूंढ लिया। अगर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो पॉजिटिव लिख लिया, अगर नो चेंज है तो हाइफन लगा दिया। एक बात और, जब आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपको पता भी लग जाएगा कि आप सही बना रहे हैं कि गलत। अभी हमने क्या क्या डिफरेंस ढूंढ ढूंढ के लिख लिया। ये अगर हम इसको चेक करें 6 लाख प्लस 3 लाख तो 9 लाख, वर्टिकली भी 9 लाख बन रहा है, हॉरिजेंटली भी 9 लाख बन रहा है। सिमिलरली 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख 9 लाख वर्टिकल भी बन रहा है, हॉरिजेंटल भी बन रहा है। तो आपको यहां से पता लग जाएगा कि जो आपने डिफरेंसेस ढूंढे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। देन लास्ट कॉलम इज परसेंटेज चेंज, C डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई 100। सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आपके पास आ गया 50। जिसका एब्सोल्यूट चेंज नहीं है उसकी परसेंटेज भी नहीं आएगी। देन 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई 100। देन 9 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख मल्टीप्लाई 100, 42.86। 3 lakh divided by 15 lakh into 100, 20. 5 lakh divided by 5 lakh into 100, 100. 1 lakh divided by 1 lakh into 100, 100.
9 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख इंटू 100 42.86। सिर्फ एब्सोल्यूट चेंज का आप चेक करोगे कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेम वैल्यू बन रही है कि नहीं, बट परसेंटेज में ऐसा कोई रूल नहीं है। सो परसेंटेज को चेक करने की जरूरत नहीं है कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल क्या बन रही है, इट कैन बी सेपरेट ऑल्सो। फाइन। सो बस आप एब्सोल्यूट चेंज करेंगे चेक, जिससे आपको हिंट मिल जाएगा कि आप सही करें कि गलत। क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट of chapter number 3, tools of financial statements.